तो अब आप देखेंगे कि जो हमारी हिस्ट्री रहती है या स्टोरी रहती है उन्हें हम डिफरेंट चैप्टर्स या पार्ट्स या फिर लेसन्स में डिवाइड क्यों करते हैं, ऐसा करने के पीछे क्या कारण है। तो हम शायद ऐसा इसलिए करते होंगे कि ताकि उन सब के बीच में एक लिंक बनी रहे या फिर कोई एक कनेक्टिविटी रहे। इससे क्या होगा, इसको एक शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जो हिस्ट्री चल रही थी, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उनके जो हमारी हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स के बारे में ही पढ़ते हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि उनके साथ साथ में कुछ और ना हो। लेकिन हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सिर्फ ब्रिटिशर्स के बारे में रहता है, तो हमें उसके लिए अगर अलग से पढ़ना हो तो हम उससे कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री चल रही थी जब ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गवर्नर जनरल्स का ही टाइम चल रहा हो, उनके बाहर की भी एक दुनिया रहती थी जो इंडियंस की रहती थी, लेकिन हिस्ट्री में उनके बारे में नहीं बताया गया है। तो अब ऐसा यदि है तो हम उससे क्या कर सकते हैं कि हम एक नई हिस्ट्री लिखें। तो इससे क्या होगा, जो हम नई हिस्ट्री लिखेंगे तो हमारे पास में एक नई सेट ऑफ डेट्स आएंगी, जिससे क्या होगा कि जो पुरानी वाली डेट्स रहेंगी उनकी कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी। अब ये जो हमारे सामने हैं ये हैं वॉरेन हेस्टिंग्स साहब। ये कब बने थे गवर्नर जनरल इंडिया के 1773 में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ डू वी पीरियडाइज, हम जो अवधियाँ होती हैं उन्हें कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसके जो पहले वाली स्लाइड थी उसमें हमने देखा था कि हमें हर एक स्टोरी को या फिर हिस्ट्री को डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड करना रहता है। बट जब एक हिस्ट्री जो कि एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है उससे डिवाइड करने की बात आती है तो हम उसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कहाँ से हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो अब जो हमारे पास एक 1817 में जो एक जेम्स मिल नाम के महाशय थे, जो कि स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल थे, ठीक है। उन्होंने एक बुक प्रकाशित की जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का एक इतिहास नाम की उन्होंने एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। एक पार्ट था हिंदू, जिसे हम एंशंट बोलते हैं, फिर एक आता है मुस्लिम जिसे मिडाइवल कहा जाता है, फिर आता है एक ब्रिटिश जिसे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। इस तरीके से उन्होंने 3 पार्ट में इस बुक को डिवाइड किया था। जो हिस्ट्री को उन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया था उनमें से कुछ अधिकतर लोगों ने इस चीज़ को मान भी लिया है कि हाँ ये इस तरीके से डिवाइड हो सकती है। लेकिन यदि हमें अपनी इंडियन हिस्ट्री को समझना है तो आपको इसमें कोई क्या प्रॉब्लम समझ में आती है कि इस तरीके से बांटने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? क्यों हम इस तरीके से बांटे कि हम हिंदू या फिर मुस्लिम या फिर ब्रिटिशर्स टाइप के पार्ट में से डिवाइड करें? तो हमारे सामने और एक और क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स, हमने इतिहास को इस तरीके अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों की है? तो इसकी एक वजह एक हो सकती है कि हमने हर एक टाइम के जो भी टाइम रहा है उसकी एक स्पेशलिटी को समझने की कोशिश करी। जैसे कि यदि हम बात करें एंशिएंट की, तो उस टाइम पर जो मौर्यन डायनेस्टी थी, शुंग डायनेस्टी थी, उन सब की एक अलग स्पेशलिटी रहती थी। फिर उसके बाद आया मिडाइवल, उसमें मुग़ल भारत आए, मुग़ल के टाइम पर अलग स्पेशलिटी रही। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उनकी एक अलग स्पेशलिटी रही है। तो इस तरीके से जब हम अपनी हिस्ट्री के पेजेस को टर्न करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने एंशिएंट से मॉडर्न की तरफ आते गए। तो इसमें भी यही लिखा है एनसीईआरटी में कि वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर एज दे अपीयर टू अस। अब इसमें हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखें कि मिल भाई साहब थे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जितनी भी एशियाई सोसाइटी थी, एशियन सोसाइटीज़ थी और एशियाई समाज की सभ्यता के मामले में जो यूरोप था वो हमारे एशिया से कई गुना ज़्यादा आगे था। और उनकी ये समझ थी कि जो हमारा भारत में जब वो अंग्रेज़ आए, उनके आने से पहले जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी वो हिंदू और मुस्लिम्स में डिवाइडेड थी।
और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो कि गलत थी। जैसे कि अब उन लोगों में यदि हिंदू और मुस्लिम है, दो अलग अलग डिफरेंट रिलीजन है, तो उसमें क्या होगा, उनके बीच में रिलीजियस इंटॉलरेंस होगी। फिर जैसा कि हमारे यहाँ पर वेदों में बताया गया है 4 वर्ण, तो कास्ट का टैबू होगा। फिर अब जब कास्ट है, रिलीजियस इनटॉलरेंस है, किसी की किसी से बनती नहीं है, तो क्या चीज़ आएंगी, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, जैसे कि जो जादू टोना और अंधविश्वास, इस टाइप की चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे उस टाइम पर लोग हुआ करते थे, तो वो बोलते थे कि यदि आप समुद्र पार करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी कि वो ये चाहते थे कि आप यहीं पर ही रहें, आप यहीं की चीज़ें ही समझें, आप इंडिया के बाहर कदम ही ना रखें। क्या होगा इससे, यदि जब समुद्र पार करेंगे तो हम बाहर की चीज़ें देखेंगे, बाहर की चीज़ों को जानेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी एक सोच डेवलप होगी, आपकी एक इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप होगी। इस तरीके से उनकी चीज़ें तो ख़त्म होती जाएगी। तो उन्होंने वो सब चीज़ें करी जो उनके लिए सही थी। ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो कुछ चीज़ें जो थी वो सही भी थी और कुछ चीज़ें गलत थी। फिर हम आगे देखते हैं। मिल का ये मानना था कि जो ब्रिटिश रूल है वही ही सिर्फ इंडिया को सिविलाइज कर सकता था, जो कि उनके यूरोप के आर्ट एंड कल्चर हुआ करते थे, वहाँ के जो मैनर्स हुआ करते थे, उनके जो यूरोप के लॉज हुआ करते थे, यदि वो इंडिया में आए तभी इंडिया को एक सिविलाइज किया जा सकेगा और एक डेवलप किया जा सकेगा। मिल ने तो यहाँ तक सजेस्ट कर दिया था कि ब्रिटिशर्स को जो भी इंडियन टेरिटरी है, जितना भी इंडिया की ज़मीन है, उन सब पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, जो इंडियन सोसाइटी है उनको वो सिविलाइज कर सकेंगे, साथ साथ में उनको उनका ज्ञान दे सकेंगे कि ये हमारे यहाँ पर ऐसा कल्चर है, आप भी इससे अडॉप्ट करें। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे किस तरीके से उन्होंने मिशनरीज़ को इंडिया में लेकर आए थे और वो उन्होंने कन्वर्जन का काम शुरू कर दिया था। तो ऐसा उन्होंने इसकी नींव डालना शुरू कैसे की थी कि लोगों को धीरे धीरे सिविलाइज करने के नाम पर वो कन्वर्ट कर देंगे। और कन्वर्ट करने के पहले उन्होंने क्या बोला कि हम पहले इनकी जो टेरिटरी है उस पर कब्ज़ा कर लेंगे, जिससे उनको ज्ञान दे सकें और उन्हें एक अच्छा लाइफ प्रोवाइड कर सकें। और उनका ये भी मानना था कि बिना उनकी मदद के जो इंडियंस हैं वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो सकते थे, उनकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती थी, ना तो इंडिया की और ना ही इंडियंस की। यू विल सी कि अब जो यहाँ पर हमने अभी तक की हिस्ट्री देखी है और यदि मिल के हिसाब से चले तो उनका मानना ये था कि जो ब्रिटिशर्स का शासन है उन्हीं के कारण हमारी प्रोग्रेस हो पाएगी और उन्हीं के कारण हम सिविलाइज हो सकेंगे। तो यदि हम इस बात को लेकर चलें तो क्या इस चीज़ को हम सही मान सकते हैं। फिर उसके बाद हमसे एनसीईआरटी क्वेश्चन करती है कि इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में पहले की स्लाइड में डिस्कस किया था कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिशर्स में डिवाइड कर दिया था। यदि हम इन क्वेश्चंस को देखें तो हमें सिर्फ कुछ जवाब मिल पाएंगे। जैसे कि इसके बाद हमारे पास कुछ सवाल और हैं, जैसे कि जो उस टाइम पर उस पीरियड में सारे धर्म एक साथ नहीं चल सकते थे, सारे धर्मों को लोग एक साथ नहीं मान सकते थे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है। हमारे पास ऐसी क्या ज़रूरत है कि उस टाइम पर यदि जो रूलर है उनके रिलीजन के हिसाब से हर एक टाइम को कैरेक्टराइज करें। तो ये जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसका जवाब तो ये हो सकता है कि जब अकबर हुआ करता था तो अकबर के टाइम पर दीन इलाही और वो सारे रिलीजन को लेकर के उसके पास एक टॉलरेंस था, सॉवरेनिटी कह सकते हैं हम उसे, कि वो सारे रिलीजन को लेकर के उसके पास उसका खुद सारे धर्मों को वो साथ लेकर के चलने की कोशिश करता था। तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता है कि हम ये बोल दें कि सारे धर्म एक साथ नहीं चल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि जो रूलर के हिसाब से टाइम को सेट करने की ज़रूरत है।
तो नहीं, यदि हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं कि जितने भी लोग हैं बाहर आउटसाइड, जो रूलर सिर्फ राजा एक है, राजा के आसपास के जो और लोग हैं, तो यदि हम सिर्फ रूलर के हिसाब से चले तो उनके आसपास के लोगों का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं होगा ना कि सिर्फ रूलर के हिसाब से हम हर चीज़ को ध्यान में रख कर चलें, क्योंकि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उस टाइम पर यदि कोई राजा मर गया, ठीक है, और फिर उसके बाद कई बार हम देखें कि पितृहंता हुए, किसी बेटे ने ही अपने पिता को मार दिया या फिर किसी मंत्री ने ही राजा को मार दिया, तो हो सकता है कि राजा का धर्म अलग हो और मंत्री का धर्म अलग हो। तो इस तरीके से भी हम चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आगे बढ़कर हम देखेंगे कि यदि हम ब्रिटिशर्स के हिसाब से ना देखें, यदि हम अपनी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में, तो इस डिवीजन के साथ भी अपनी ही कुछ एक प्रॉब्लम है। जैसे कि अब यदि हम इसकी प्रॉब्लम की बात करें तो इसकी प्रॉब्लम कैसे हो सकती कि जो वेस्टर्न कल्चर में आधुनिक काल को क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, जो मॉडर्न टाइम पीरियड रहता है उससे क्या कहते हैं कि जिस टाइम पर साइंस आया और लॉजिकल रीजनिंग, जो आपके बीच में एक रीजनिंग की कैपेसिटी डेवलप हुई, फिर डेमोक्रेसी आई, फिर लिबर्टी मिली है, ये जो चीज़ें हैं, और इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें किसकी देन है, मॉडर्न पीरियड की। फिर जो मिडाइवल को डिस्क्राइब किया है, तो मिडाइवल को बताने के लिए उन्होंने क्या कहा है कि जो मिडाइवल है वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दिस फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। जितने भी ये फीचर्स दिख रहे हैं मॉडर्न टाइम के, वो मिडाइवल टाइम पर नहीं मौजूद थे, तो ये मिडाइवल टाइम हो गया है। लेकिन यदि हम इस चीज़ को देखें, जो रीजनिंग की पावर थी, जो साइंस की पावर थी, तो ऐसा तो है नहीं कि साइंस उस टाइम पर ना रहा हो, क्योंकि यदि हम देखें तो बहुत टाइम पहले ही हमारे पास आर्यभट्ट जैसे लोग आए हैं और चरक जैसे लोग आए जिन्होंने सर्जरी डेवलप की है। तो यदि हम देखें तो इस पीरियड में और इस पीरियड में डिफरेंस ये है कि साइंस उस टाइम पर भी था और साइंस इस टाइम पर भी, लेकिन जब साइंस का प्रचार प्रसार नहीं था, इसलिए उसको एंशिएंट से मॉडर्न तक आने में टाइम लग गया। अब आप इस बुक में देखेंगे कि जो हमारे पास ब्रिटिश रूल था उस टाइम पर ना तो हमारे पास इक्वलिटी थी, ना फ्रीडम थी और ना ही लिबर्टी थी, और ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ थी और ना ही प्रोग्रेस थी। इसलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस रहते हैं वो इस पीरियड को कॉलोनियल कहते हैं बजाय मॉडर्न हिस्ट्री के। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉलोनियल। तो हम इस बुक में देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स पहले इंडिया आए, फिर उन्होंने किस तरीके से रूल करके जो हमारे नवाब्स थे और राजा थे उनको हटाया। तो उन्होंने पहले क्या करा, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई। ये हैं अंग्रेज़ हमारे सामने और ये हैं हमारे नवाब और राजा। इन्होंने क्या करा, पहले इन्हें ये कैरेट दिखाई कि ये है आपके पास कैरेट। कैरेट क्या थी कि उनसे पहले जी हजूरी करके जो दीवानी राइट्स वगैरह थे, आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से राइट्स और प्रिविलेजेस लिए। फिर उन्हें लगा कि अब ये जो राजा है अब तो ये ज़्यादा ही बहसबाजी कर रहा है, तो उन्होंने क्या करा, उस राजा को स्टिक की सहायता से अपने बीच रास्ते में से हटा दिया। ये राजा को उन्होंने दबाना शुरू कर दिया। तो हम देखेंगे कि जब ये राजा धीरे धीरे हटते हैं तो इस तरीके से उनके हटने के बाद धीरे धीरे हमारी जो हमारे ऊपर उनका साम्राज्य स्थापित होने लग गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से यहाँ पर डेवलप किया। अपने जितने भी सारे खर्चे थे उनको ख़त्म निपटाने के लिए उन्होंने क्या करा, अपने हमसे इंडियंस से रेवेन्यू कलेक्ट किया। फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद वो क्या करते थे कि हमसे चीज़ें तो सस्ते उसमें से खरीदते थे। कॉटन, हमसे ये कॉटन है ये हमसे सस्ते में ले गए। यहाँ पर जाकर उन्होंने एक ये बना लिया, क्या बना लिया, एक
कपड़ा बना लिया। तो ये जो कपड़ा था अब उन्होंने वहाँ पर बनाया, वहाँ पर बेच दिया। फिर वहाँ पर बेचने के बाद हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे किस तरीके से वापस इंडिया लेकर आए और इंडिया में लाकर उसे महंगे दाम में बेचने लगे। किसी को नहीं भी खरीदना है तो भी उसे ज़बरदस्ती बेचने लग गए। इस तरीके से उन्होंने अपना अपना धीरे धीरे शासन बनाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या करा, इंपोर्ट के लिए जितनी भी कैश क्रॉप्स थी उनको लगवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन सारी कोशिशों के कारण हमारे पास क्या बदलाव आए हैं अब वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि जितने भी चेंजेस आए हैं तो वो चेंजेस क्या थे। अब यदि जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो अब वो जैसे कि वो लोग यहाँ पर आए हैं तो चीज़ें उनके हिसाब से चलेगी। जितने भी हमारे हिसाब के जो भी राइट्स कस्टम्स थी अब वो ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस थी वो सारी उन्होंने अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दी। उनको जो चीज़ पसंद होगी वो चीज़ वो करेंगे और हमसे भी करवाएंगे। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन देख रखिए, व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दिस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस वी रेफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन। जैसे कि जब कोई एक देश रहता है वो दूसरे देश पर किसी भी तरीके से कब्ज़ा करे या फिर कब्ज़ा ना भी करे और दूसरे देश पर अपना दबदबा बनाता है। अब तो वहाँ पर कौन कौन से चेंजेस आएंगे, पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे, इकोनॉमिकल चेंजेस आएंगे, सोशल आएंगे और कल्चरल। अब जब इस तरीके से चीज़ों में कंट्री दूसरे देश की कंट्री में चेंजेस आएंगे तो क्या होगा, उसी चीज़ को हम कहेंगे कॉलोनाइजेशन। अब हमें ये देखना है कि हमें ये सारी चीज़ें कैसे पता चली हैं। तो यहाँ पर व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो 250 साल पहले जो इतिहासकार थे उन्होंने कौन से स्रोतों का सोर्सेज को यूज़ करके हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो जैसे कि सबसे पहला है उन्होंने क्या करा था, उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, उन्होंने क्या करा, रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस करना शुरू करा। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड है जो कि क्या है, जो उनका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ करता था, प्रशासनिक अभिलेख। अब उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे वो हर चीज़ों को ये मानते थे कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास हैं, हर एक चीज़ को हम एक डॉक्यूमेंट बनाकर रखें। उन्हें लिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता था। अब जो भी वो चीज़ें देते थे, चाहे वो कोई एक इंस्ट्रक्शन दे, चाहे वो कोई पॉलिसी बनाए या किसी भी तरीके का कोई वो अग्रीमेंट करते हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं या कोई भी जांच करते हैं, हर एक चीज़ को वो एक फॉर्म में लिख कर रखते थे। अब क्या होता है, लिखने का फ़ायदा क्या है, जैसा कि मैंने बताया, इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी डिसीजन, अग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन। अब क्या होता है कि जब इन सब चीज़ों को लिख लेंगे तो बाद में इसके ऊपर स्टडी की जा सकेगी, साथ साथ में डिबेट की जा सकेगी। डिबेट क्यों, यदि कोई किसी भी तरीके का कुछ डिसीजन किया है उस टाइम पर उन्होंने, तो क्या होता है कि आप ये मान कर चलिए कि कोर्ट क्या करता है, छोटी बड़ी, जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर जो भी डिसीजन रहते हैं या डिक्री रहती है या जजमेंट रहते हैं, तो जो उनके अधीनस्थ न्यायालय रहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट को क्या गया है, रिकॉर्ड बताया गया है, अभिलेख न्यायालय कहा गया है। तो इसीलिए उस टाइम पर भी अंग्रेज़ों का यही मानना रहता था कि जो भी हम डिसीजन देंगे अगर वो लिखा हुआ रहेगा तो हम इसके ऊपर बाद में देख सकेंगे कि ये चीज़ सही हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इसलिए उसे लिख कर रखते थे ताकि उस पर बाद में रिसर्च और डेवलपमेंट रिसर्च, और यदि लगता है तो इसके बाद में कोई इस पर लगता है तो उस पर डेवलप किया जा सकेगा, स्टडी की जा सकेगी और डिबेट किया जा सकेगा। उनकी इन्हीं सब आदतों के चलते उन्होंने एक मीमोज राइटिंग और नोटिंग और रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ों को अपने कल्चर में
लेकर आए। फिर उसके बाद उन्हें ये भी लगता था कि जितने भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट है या फिर लेटर्स हैं, उन सबको भी संभाल कर रखना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या करा, सारे जगह पर सारे जितने भी उनके डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पर रिकॉर्ड रूम्स बनाना शुरू कर दिए। ये आज भी हम देख कर चलते कि हर ऑफिस में एक रिकॉर्ड रूम होता है, चाहे वो कोई छोटा ऑफिस हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, सब जगह पर रिकॉर्ड रूम्स होते हैं। रिकॉर्ड रूम्स क्यों? ताकि हम फ्यूचर में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें काम में ले सकें। फिर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया है कि उस टाइम पर उन्होंने शासकीय संस्थानों में भी बना दिए। फिर जो कलेक्ट्रेट था या फिर कमिश्नर का ऑफिस था या फिर सचिवालय था या फिर कोर्ट थी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम हुआ करते थे। फिर उसी के साथ साथ उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे उन्हें बचा कर रखने के लिए उन्होंने क्या करा, अभिलेखागार बना दिए, मतलब आर्काइव और संग्रहालय, म्यूजियम्स और आर्काइव्स बनवा दिए। इससे क्या हो सके कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, डॉक्यूमेंट्स या फिर रिकॉर्ड्स, उन सबको संभाल कर रख सकें। फिर उसके बाद यदि हम आज भी चाहें तो उनके जो 19th सेंचुरी के टाइम के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें ब्यूटीफुली रिटन लिखा गया है कैलीग्राफिस्ट के द्वारा, और वो आज भी उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से आर्काइव्स में संभाल कर रखे हुए हैं। और तो और वो उन्होंने साथ साथ में उनकी सेम टू सेम कॉपीज़ भी बना कर रखी, ताकि यदि कोई एक डॉक्यूमेंट नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आप उसके दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते, क्योंकि उस टाइम पर इतनी प्रिंटिंग की सुविधाएं तो डेवलप हुई नहीं थी कि वो वहाँ पर उस टाइम पर प्रिंटिंग या फ़ोटोकॉपी करवा सकें। तो उन्होंने जितने भी कैलीग्राफिस्ट थे उनसे सेम टू सेम कॉपी बनवा कर उन चीज़ों को संभाल कर रखा हुआ है। तो जो भी थे उन्हें क्या कहा जाता है, कैलीग्राफिस्ट। जो कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं? जो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं। जो इस स्लाइड में एक इमेज दिख रही है, ये किसकी है? नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की। ये कब बना था? ये बना था 1920 में। ये कहाँ पर था? ये नई दिल्ली में बना हुआ था। कहाँ पर? नेशनल म्यूज़ियम और नेशनल आर्काइव दोनों ही इसके पास में थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पर जो अंग्रेज़ हुआ करते थे उन्हें चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंस रहा करती थी।